हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हमने छात्रावास के लिए बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की थी। उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए साथियों, हमारा जो टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने परामर्श क्या है, परामर्श का अर्थ क्या है, परामर्श की विशेषताएं क्या है, इन सभी के बारे में हमने देखा है। तो आज हम पढ़ने वाले साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक परामर्श, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए साथियों, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? परामर्श, है ना। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, तीन चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है परामर्श की प्रक्रिया, दूसरा है परामर्श की प्रक्रिया के चरण, और तीसरा है परामर्श के सिद्धांत। ये तीन चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। परामर्श की प्रक्रिया, परामर्श प्रक्रिया के चरण और परामर्श के सिद्धांत, ये तीन को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। देखिए साथी, अब परामर्श की प्रक्रिया पर आप बात करते हैं। परामर्श की प्रक्रिया क्या होता है, किसको बोलेंगे परामर्श? देखिए साथियों, परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक लक्ष्य निर्धारण होता है। क्या होता है? परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है साथियों? लक्ष्य निर्धारण होता है। क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण होना। लक्ष्य का निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर आप किसी को परामर्श देंगे तो वो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन लक्ष्यों को परामर्शदाता वातावरण एवं समाज के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इन लक्ष्यों को परामर्श जो जाता है वो वातावरण और समाज के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता है इसको। ठीक है, परामर्शदाता वातावरण और समाज के अनुरूप ही जो भी लक्ष्य है उसका निर्धारण करता है। कौन? परामर्शदाता, परामर्श दे रहा है उसको। ठीक, चलो आगे कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परामर्श एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसके तीन प्रमुख अंग हैं। परामर्श कितना प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी है, मतलब तीन हिस्सा होता है ना। मुख्य हिस्सा तो परामर्शदाता और परामर्शग्राही होता है, ये तो होता है। लेकिन अगर लक्ष्य निर्धारण की बात हो जाती है तो इसमें तीन अंग हो जाते हैं प्रमुख। अतः हम कह सकते हैं परामर्श एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया जिसके तीन प्रमुख अंग होते हैं। देखिए, तीन अंग में पहला अंग क्या हो जाएगा आपका? तो परामर्शदाता रहेगा ही, दूसरा परामर्श प्रार्थी रहेगा, परामर्श जिसको लेना है, ये परामर्श लेने वाला है प्रार्थी, और ये देने वाला, और तीसरा पॉइंट क्या होता है? लक्ष्य होता है। तीसरा क्या होता है साथियों? लक्ष्य होता है। तो ये परामर्श की प्रक्रिया है। परामर्श की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है साथियों? लक्ष्य निर्धारण करना। इन लक्ष्यों को जो परामर्शदाता होता है वो वातावरण और समाज के अनुरूप ही निर्धारित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि परामर्श जो होता है, लक्ष्य, परामर्शदाता और परामर्शग्राही, परामर्श प्रार्थी, तीन प्रमुख अंग होते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे साथियों, तो प्रक्रिया का सामान्य बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे साथियों परामर्श प्रक्रिया के चरण या पद के बारे में बात करेंगे। परामर्श प्रक्रिया के चरण या पद के बारे में तो विलियमसन और हर्ले के अनुसार, किसके अनुसार साथियों? विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तीन चरण हैं। महत्वपूर्ण जो चरण है उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तीन अंग होते हैं, तीन अंग पढ़े हैं। अब परामर्श प्रक्रिया के चरण या पद देखेंगे। देखो, पहला साथियों विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा निदान, चौथा पूर्व अनुमान, पांचवा परामर्श और छठवां अनुवर्तन। तो ये 6 प्रकार के चरण होते हैं या पद होते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा विलियमसन और हर्ले के अनुसार। विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्व अनुमान, परामर्श और अनुवर्तन, ये 6 प्रकार के हमको स्टेप हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए, पहला क्या है? संश्लेषण, विश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और अनुवर्तन। चलिए इनको जानते हैं बारी बारी से सब क्या होते हैं। चलिए देखिए, पहला इसमें चरण हम लिख सकते हैं, चरण या पद परामर्श प्रक्रिया के, है ना, परामर्श के चरण या पद। अब इसमें देखो, पहला है विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे तथ्यों का संकलन किया जाता है ताकि प्रार्थी का अध्ययन किया जा सके। यह विश्लेषण हो गया। विश्लेषण मतलब सामान्य है, ऐसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिससे प्रार्थी का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। इसमें प्रार्थी का अध्ययन करने के लिए डाटा को एकत्र किया जाता है, संकलित किया जाता है, डाटा को संकलन किया जाता है। इस पर याद रखना, यह वह प्रक्रिया है जिससे तथ्यों का संकलन किया जाता है ताकि प्रार्थी का अध्ययन किया जा सके। ये विश्लेषण हो गया। प्रार्थी का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, तथ्यों को एकत्र करते हैं। ठीक, ये हो गया विश्लेषण। अब देखो, संश्लेषण की बात करते हैं।
तो संश्लेषण क्या होता है, देखो इस पद में एकत्रित की गई सूचनाओं को संगठित किया जाता है। ठीक है, एकत्रित की गई सूचनाओं को क्या कहता है, संश्लेषण मतलब एकत्र करना। इस पद में पहले जो पद है विश्लेषण, उसमें क्या किए, तथ्यों को एकत्र किए ताकि प्रार्थी का अध्ययन कर सके। इसमें एकत्र की गई सूचना को, इन्फॉर्मेशन को संगठित किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, वो क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक, दूसरा देखो अगला पॉइंट हम बात करेंगे, तीसरा है निदान। तीसरा क्या है साथियों, निदान। अब निदान क्या होता है, देखो इस पद में समस्या के कारणों का निरीक्षण करके कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पद में समस्या के कारणों का निरीक्षण करना है, समस्या के कारणों का निरीक्षण करके कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, इस पद में समस्या के कारणों का निरीक्षण करना है, कारणों का निरीक्षण करके कारण के बारे में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है, इसका प्रमुख निष्कर्ष क्या होगा, ये सारी चीज हम इसमें निकालते हैं। निदान मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो समाधान करना, निदान करना। तो इस पद में समस्या के कारण का पहले निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद वो कारण का क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या क्या निदान हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं निदान पॉइंट में। ठीक, तीसरा पॉइंट अगला पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान क्या होता है, देखो निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहा जाता है। मतलब निदान का उपयोग देंगे, निदान का जो उपाय बताएंगे, उसके बारे में जो बात कहेंगे वो कहलाता है पूर्व अनुमान। एक अनुमान लगाना निदान के उपयोग के बारे में, मतलब निदान हम लोग देने वाले हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक पूर्व अनुमान लगाएंगे कि निदान ये हो सकता है। निदान का जो बात है उसको कहना, निदान की जो बात है उसको कहना, वो क्या कहलाता है, पूर्व अनुमान कहलाता है साथियों। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों परामर्श। परामर्श क्या होता है, देखिए परामर्शदाता और प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस पद में लिखा जाता है। मतलब देखो परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी ये दोनों मिलकर जो कदम उठाते हैं उसको हम लोग कहते हैं परामर्श। मतलब परामर्श जो ग्राही है या परामर्श प्रार्थी जो है वो परामर्शदाता के पास जाएगा और दोनों मिलकर समायोजन करके जो कदम उठाएंगे वो कहलाता है परामर्श। ठीक, चलिए ये स्टेप हो जाता है। अगला देखो अनुवर्तन। अगला स्टेप क्या है साथियों, अनुवर्तन। अनुवर्तन क्या होता है, देखो परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। इसको याद रखना, परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। मतलब परामर्शदाता जो भी सेवा किया है उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, किस किस प्रकार से वो सेवा दिया है, किस किस प्रकार से अपनी राय दी है। मूल्यांकन में परामर्श की सहायता करने का प्रयास इस पद में शामिल है। मतलब परामर्श प्रार्थी की सहायता इसमें किया जाता है, कहने का मतलब है। और जो सेवा दिया है परामर्शदाता उसका कितना प्रभाव रहा है और परामर्श प्रार्थी कितना सहायता मांग रहा है, दोनों का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, दोनों का एक पद इसमें शामिल होता है। ये अनुवर्तन कहलाता है। मतलब परामर्शदाता है ना, परामर्शदाता जो सेवा किया है उसका, और प्लस प्रार्थी जो है, प्रार्थी का जो सहायता हुआ है ना, ये दोनों का प्रयास का जो मूल्यांकन होता है साथियों, दोनों का जो मूल्यांकन होता है उसी को अनुवर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी को लिखा गया परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन में परामर्श प्रार्थी की सहायता करने का प्रयास इस पद में शामिल रहता है। परामर्श के अब सिद्धांत के बारे में देखते हैं साथियों। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है स्वीकृति का सिद्धांत। परामर्श के सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है, स्वीकृति का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सीखने का सिद्धांत, ठीक है। चौथा सिद्धांत है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, और पांचवा सिद्धांत है लोकतंत्री आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत। तो ये 5 प्रकार के सिद्धांत होते हैं परामर्श के, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। स्वीकृति का सिद्धांत पहला याद रखना है, दूसरा व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, तीसरा है सीखने का सिद्धांत, चौथा है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, पांचवा है लोकतंत्री आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत होते हैं, पांचों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, पहला सिद्धांत है साथियों स्वीकृति का सिद्धांत। पहला क्या है, स्वीकृति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें परामर्श प्रार्थी को एक व्यक्ति के रूप में परामर्शदाता द्वारा स्वीकार व सम्मान पूर्वक व्यवहार की बात कही गई है। मतलब स्वीकार करना, परामर्श जो प्रार्थी है उसकी जो बातें हैं व्यक्तिगत रूप में परामर्शदाता द्वारा उसको सम्मानपूर्वक स्वीकार करना और उसका सम्मानपूर्वक व्यवहार करके उसकी बातों को सुनना और उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना। तो ये स्वीकृति का सिद्धांत है, पहला सिद्धांत, ठीक है साथियों। इससे परामर्श प्रार्थी को एक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, जिससे परामर्शदाता द्वारा उसको स्वीकार करना होता है और सम्मानपूर्वक व्यवहार की बात इसमें कही गई है, ठीक। चलो दूसरा देखो,
व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, देखो साथियों, विचार करने का सिद्धांत नाम से क्लियर हो रहा है, व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करेगा। देखो इसमें परामर्श प्रार्थी के साथ परामर्शदाता को उसके आसपास के सभी व्यक्तियों के बारे में सोचे विचारे व चिंतन प्रक्रिया शामिल होता है। इसमें क्या होता है, परामर्श प्रार्थी जो भी अपनी समस्या रखता है तो अपने परामर्शदाता उसके आसपास के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में, आसपास के व्यक्तियों के बारे में वो एक चिंतन प्रक्रिया करता है, उसके बारे में सोचता है। तो ये क्या कहलाता है, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत होता है। ठीक, क्लियर हो गया। मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो उसके बारे में जानकारी एकत्र करना आसपास से या व्यक्ति के बारे में, प्रार्थी जो समस्या लेकर आया है उसके बारे में। ठीक, तो ये चिंतन प्रक्रिया है और व्यक्ति के विचार के बारे में सोचने का है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, सीखने का सिद्धांत। अब सीखने का सिद्धांत क्या देखो साथियों, परामर्श की सभी प्रक्रिया सीखने के समान है। परामर्श की सभी प्रक्रिया क्या है साथियों, सीखने के समान है। परामर्श की जितनी भी प्रक्रिया साथियों सीखने के समान है। परामर्श की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सब सीखने के समान है, इसलिए इसे सीखने का सिद्धांत कहा गया है। अब देखिए अगला है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत। अगला क्या साथियों, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत होता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें परामर्श को एक ऐसा संबंध माना गया है जिससे दोनों में परस्पर प्रेम व सम्मान की भावना स्थापित होती है। मतलब सम्मान का सिद्धांत है, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, मतलब दोनों का हमको सम्मान करना है। इसमें परामर्श को एक ऐसा संबंध माना गया है जिससे दोनों में परस्पर प्रेम व सम्मान की भावना जो है स्थापित होती है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक के। चलिए, लोकतंत्री आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत होता है साथियों। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को स्वीकार, इसमें क्या किया जाता है, आदर्शों को लोकतंत्र के साथ निरंतरता का सिद्धांत, मतलब इसमें व्यक्ति का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार किया करना है, व्यक्ति का जो विचार है उसको स्वीकार करना है, दूसरे के अधिकार का सम्मान हमें करना है। जो व्यक्ति परामर्श लेकर आया है उसके अधिकार का भी हमको सम्मान करना पड़ेगा। निरंतरता आदर्शों में होनी चाहिए, और आदर्शों में क्या होना चाहिए, परस्पर निरंतरता का रूप झलकना चाहिए। ऐसा लोकतंत्री आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत कहता है। कहने का मतलब लोकतंत्र में जो चीजें मान्य है उसको स्वीकार करना चाहिए और उनके जो अधिकार है उसको दिलाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। कहने का मतलब वही होता है। ठीक, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक की बातें समझ में आई। ठीक है।